को मजबूत करेंगे ऐसा मैं समझता हूँ। पर वोट करने के पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सोचने समझने की जरूरत है। मैंने नागपुर को साइंस सिटी डिक्लेयर करने की घोषणा की है। यदि मैं दिल्ली में जाता हूँ, संसद बन के जाता हूँ नागपुर का, तो नागपुर को साइंस सिटी बनाने का प्रयास करूंगा। और साइंस सिटी जो है यदि नागपुर बनती है तो यहाँ का बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यहाँ बहुत सारा डेवलपमेंट होगा और यहाँ पर जॉब्स जो है बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे। उसका यह नतीजा होगा कि जो युवा है जिनको पूना, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर सब जगह जाना पड़ता है नागपुर के, उनको नागपुर में ही जॉब्स मिलेंगे और अफर्मेटिव एक्शन से हम 40% तक जो है वो नागपुर के युवाओं को ही जॉब जो है यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है। हैदराबाद और बेंगलोर से भी ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट नागपुर को साइंस सिटी के रूप में बनाने का जो है मैंने डिक्लेयर किया। तो देश की पहली साइंस सिटी होगी और आगे चलकर अगर 15-20 साल वो ठीक से साइंस सिटी करके डेवलप होती है तो वो दुनिया की एक इंटरनेशनल सिटी भी होगी। और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश को यदि वैज्ञानिक और विकसित बनाना है तो हमको साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा। इंडिया का 2% जीडीपी का हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च करना पड़ेगा, 5% एजुकेशन पर खर्च करना पड़ेगा और 5% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर खर्च करना पड़ेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग अ फॉर्मूला, 5% एजुकेशन, 5% एम्प्लॉयमेंट एंड 2% साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तब जाके हम चाइना के बराबर आ पाएंगे 10 सालों में। अदरवाइज हम केवल विकसित भारत की बात कर रहे हैं, पर विकसित भारत बनाना दिक्कत जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है बहुत सारी बातें कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे, 10 साल में क्या किया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आने वाले 5 सालों में क्या करना है इसकी बात नहीं कर रहे। कह रहे 2047 में मैं विकसित भारत बनेगा। अब ठीक है, 2047 तक मोदी जी 125 साल जिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको लंबी आयु हो। लेकिन मैं मोदी जी से एक ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि आप केवल 4 आंकड़े डिक्लेयर कर दीजिए। मैं मानूंगा कि 10 साल सरकार में प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद आपको कुछ समझ आई है नीतियों की। क्या मैं कह रहा हूं, 4 ही केवल आंकड़े डिक्लेयर करें। एक, 2047 में इंडिया का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2047 में डॉलर टर्म्स में कितना होगा, डॉलर टर्म्स में कितना होगा, ये मोदी जी को डिक्लेयर कर दे। दूसरा, इंडिया के लोगों की आय उस समय में कितनी होगी, क्योंकि आप जो कह रहे कि वो इंडिया तीसरे नंबर पर आ रहा है, सही बात है, अमेरिका और चाइना के बाद अब तीसरे नंबर पर आ ही जाएंगे 3-4 साल में। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी हो जाएगी इंडिया की। लेकिन इंडिया तीसरे नंबर पर आने का मतलब इंडिया का हर व्यक्ति तीसरे नंबर पर आया, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे देश में 82 करोड़ लोग जो है, वो 82 करोड़ लोगों की जो एक दिन की जो इनकम है वो 79 रुपीज 20 पैसा। एक व्यक्ति 79 रुपीज 20 पैसे में 80 रुपए को 80 पैसे कम जो है वो हमारे देश में 82 करोड़ लोग जो है वो इनकम है हमारे देश के अंदर। और ये बहुत बड़ी गरीबी की समस्या है हमारे देश के अंदर। और मोदी जी कह रहे हैं कि हम इनको राशन दे रहे। ठीक है, आप 1-2 साल राशन दे, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, पर आपके पास में इनका इनकम जनरेशन का कोई पॉलिसी नहीं है। अगर 10 साल सरकार रहने के बाद, 10 साल आप नागपुर में सांसद रहने के बाद और कुछ समय तक अगर बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में रहने के बाद, अगर नागपुर में कारपोरेशन में सत्ता रहने के बाद भी अगर इंडिया में और नागपुर में अगर ये पिछड़ापन है, ये गरीबी है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये आपको सोचना है, देश की जनता को। तो देश की जनता के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉलर टर्म्स में जीडीपी को डिक्लेयर करें, डॉलर टर्म्स में प्रति भारतीय की आय कितनी होगी ये डिक्लेयर करें हर गोंडवानावासी की, और उसको लगने वाला जो परसेंटेज का ग्रोथ है हर साल का,
वो कितना लगेगा इसको जो है वो डिक्लेयर करे। मैं समझता हूँ कि ये 4 आंकड़े जब तक मोदी जी डिक्लेयर नहीं करते, उनकी विकसित भारत की जो संकल्पना है वो सॉलिड फाउंडेशन पर नहीं है, वो एक तरह का जो है वो जुमला है, एक तरह का जो है वो कैलकुलेशन करके पॉलिसी नहीं बनाई गई है। ये बात सब देशवासियों को समझने की जरूरत है, नागपुर वासियों को समझने की जरूरत है। अब इसके बाद मैं नागपुर के सांसद के ऊपर आता हूँ। हमारे नागपुर के सांसद कह रहे हैं कि मुझे तीसरे बार जो है चुन के दो। बीच में कह रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बीच में कह रहे थे मैं प्रचार भी नहीं करूंगा। और नागपुर के लोगों ने और महाराष्ट्र के लोगों ने कहा कि उनका नाम रोडकरी कर दिया, गडकरी से रोडकरी कर दिया। क्या कहा कि बहुत रोड बना, इंडिया में बहुत रोड बने, बहुत ब्रिजेस बने। सही बात है, रोड बने इंडिया में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रोड नहीं बने। अभी ये 50 साल के लिए रोड बन गया, सीमेंट रोड। अब इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब किया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और भी रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के वजह से, यानी रोडकरी जी के गलत अवैज्ञानिक रोड के प्लानिंग के वजह से इंडिया को हर साल लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है हर साल? एक बार का नहीं है, हर साल इनके मंत्रालय के वजह से, रोडकरी जी के मंत्रालय के वजह से इंडिया को 9 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर 10 साल का मैं एस्टिमेट लगाऊं तो अब तक रोडकरी जी के मंत्री होने के बाद देश को 80 लाख करोड़ से 90 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है अभी तक। क्या आप ऐसे व्यक्ति को फिर से संसद में भेजोगे जिसने देश को 10 सालों में 80 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान किया? ये आपको सोचने की जरूरत है। अगर मेरे जैसा सांसद अगर दिल्ली में जाता है तो हर व्यक्ति को 500 रुपए महीना, 18 साल होते ही मृत्यु तक, 12वीं तक फ्री एजुकेशन, उच्च शिक्षा बिल्कुल सस्ती। हमारे देश का एजुकेशन साइंटिफिक और मानव नॉलेज बेस्ड होगा, मानवतावादी होगा। हर व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस होगा 82 करोड़ लोगों का। आधार कार्ड की तरह हेल्थ कार्ड बनेगा। ब्लड टेस्ट से लेके ऑपरेशन से लेके हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद जो डॉक्टर 1 महीना 2 महीने की दवाई लिखता है, वहां तक आपको जो है वो फ्री जो है वो ट्रीटमेंट होगा। 2% साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर खर्चा किया जाएगा। 1 करोड़ रोजगार हर साल डेवलप किए जाएंगे।